तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पिन चैनल में। तो हमने तो देखा था कि ले जाओ सीधा तुम्हें बोल रहा होता है क्या ही तुम्हारे ऐसे जज्बात है मेरे लिए, तो फिर ठीक है, पहले मैं इस लड़के को खत्म कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे जज्बात मेरे लिए बदलते हैं या नहीं। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, चाहे फिर मुझे किसी को मारने क्यों ना पड़े। आज मैं इस लिफन को 8 टुकड़ों में चीर दूंगा। मैं उस आदमी को एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा जिसे कि तुम पसंद करती हो। मैं उसे मौत से भी ज्यादा तकलीफ दूंगा। वहीं तियान सिंह बोल रहा होता है, मिस्टर ली प्लीज उस पर दया दिखाइएगा। लेज़र ने लॉन्ग तियान से ट्रेन ली है और कुछ सालों से वो बार बेटर पीपल लड़ रहा है, इसलिए उससे लोगों को मारने की आदत हो गई है। इसी वजह से वो इतना करता है। उसे लगता है कि चूजों की इस जनरेशन में उससे बेहतर कोई नहीं। लीफन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि आखिर लॉन्ग तियान के डिसाइपल में कितनी ताकत है, लेकिन इससे पहले चैन चार्ली तुमने 2 मजदूर को मार डाला और अनगिनत लोगों को इंजर्ड किया। तुम्हारी इन गुनाहों की सजा तुम्हें मिलेगी। यंग मास्टर ले प्लीज मुझे बचाइए। फिर हम देखते हैं ले जाओ लीफन को रोकते हुए बोल रहा होता है, लीफन क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो? तुम मेरे प्रेजेंस में चैन चार्ली को हाथ तक नहीं लगा सकते। लीफन बोल रहा होता है, अच्छा तो अगर मैं तेरे सामने इस चैन चार्ली को मार दूं तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इतना कहने के साथ ही वो चैन चार्ली पर थंडरवेव से अटैक करता है और उसे मार डालता है। बड़े भाई वही हम देखते हैं लीफन के अटैक से लेज़ो के हाथ में भी चोट लग जाती है और इससे के साथ वो सोच रहा होता है इस कमीने की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं जैसा मान फाइटर भी उसके अटैक को रोक नहीं पाया। वही पार्टी में आए लोग ये देखकर बोल रहे होते हैं, ये कैसे हो सकता है? उस लड़के ने एक मास्टर चेंग को तो मार ही डाला, साथ ही साथ उसने मास्टर ले को भी इंजर्ड कर दिया। वही पीछे खड़ा बंदा बोल रहा होता है, क्या एलिफेंट सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? वही वांसु सोच रही होती है, तो क्या वो सच में यहाँ किसी को मारने ही आया था? फिर हम लेज़ो को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, लीफन ये सब तुम्हारी गलती है, मेरा ये एक पंच तुम्हारे लिए काफी है। वही पार्टी में आए लोग ये देखकर कह रहे होते हैं, क्या वो ड्रैगन फिस्ट है? वाकई मास्टर ले लॉन्ग तियांग के डिसाइपल होने के काबिल हैं। मास्टर ली ने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट सीख ली, आने वाले समय में वो एक असली मास्टर बन सकते हैं। ड्रैगन फिस्ट तो मास्टर लॉन्ग तियांग की पहचान थी और मास्टर ली ने उनकी ये टेक्निक को भी सीख लिया। वाकई मास्टर ली तो एक जीनियस है। वही सोच रहा होता है, लीफन तू कमीने, आज तू मरेगा। मास्टर ली तुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं तेरी बॉडी को अपने मरे हुए भाई को बलि दूंगा। लीफन अब मर जाओ। मुझे लगता है कि वो मेरे से ट्रेक से नहीं बच पाया होगा। रुको, ये कैसे हो सकता है? ना मुन्ना ना, तेरी ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। वही देख ले तो सोच रहा होता है, आखिर कैसे मेरा पंच उसकी बॉडी को छू तक नहीं पाया। मैंने इस अटैक में अपनी बॉडी के 60% एनर्जी को यूज किया था और इसने बस अपनी एक उंगली से मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर से पार्टी में आए लोग ये देखकर बोल रहे होते हैं, क्या सच में बस एक उंगली? क्या बस एक उंगली काफी है मास्टर ले के अटैक को रोकने के लिए? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लीफन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लीफन बोल रहा होता है, और तुम अपनी इस बार के दम पर खुद को चूजों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बता रहे थे, लेकिन तुम्हारे अटैक से तो मेरी बॉडी हिली तक नहीं। इवन मैं अपने हाथों को भी यूज ना करूँ ना तो भी तुम मेरे साथ फाइट करने के काबिल नहीं। लीफन के पास लेज़र चिढ़ते हुए बोल रहा होता है, लीफन मैं यहाँ तेरे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया हूँ, तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी इस टेक्निक को यूज करूंगा, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तूने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी इस टेक्निक को यूज करूं। लीफन अब तू गया, सुन रहा है ना तू? अब तू मर चुका है। फिर वो अपनी सुपर सेन वाली फॉर्म को एक्टिव करने लगता है। फॉर्म को एक्टिव करने के बाद वो बोल रहा होता है, इससे कहते हैं पावर, ये है चूजों के असली मास्टर की पावर। अब लीफन मरो। किंग यामा लगातार वार। किंग यामा का हेल फायर स्ट्राइक। वहीं लीफन उसके अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है, एक हम इंसान धर्मा फिस्ट को सीख लिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक सस्ती सी नकल है, असली बुद्धा के सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर लीफन अपने बड़े हाथ को समन करता है और उससे किंग यामा के फायर स्ट्राइक को रोक लेता है। वहीं हम देखते हैं लेज़र अटैक करने के बाद हाफते हुए बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, मैंने तुम्हारे ऊपर अनगिनत पंचेस मारे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी पर एक खर्च तक नहीं आई। आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी पावर है? लीफन बोल रहा होता है, बस इतनी ताकत थी तेरे पंचेस में। तुझ जैसा इंसान इस महान धर्मा फिस्ट को यूज करके उसकी बेइज्जती कर रहा है, एक नकलचोर बंदर। अब मेरी बारी है नकलचोर बंदर, संभाल मेरे इमोर्टल पंच को। तभी त्यान से चिल्लाकर बोल रहा होता है, मिस्टर ली प्लीज उस पर दया दिखाइएगा। फिर हम देखते हैं लीफन ने लेज़र को पंच मार दिया होता है, जो कि लेज़र को इतने जोर से पड़ता है कि वो सीधा उल्टी हुई दीवार से टकरा जाता है। ये देख वो हैरान तो सोच रहा होता है, क्या ये लीफन कोई इंसान भी है क्या? वही त्यान से लीफन के पास आके उससे बोल रहा होता है, मिस्टर ली मैं लेज़र को बचपन से जानता हूँ, वो मेरे दोस्त का बेटा है और वो कोई भी बुरा इंसान नहीं है, और वैसे भी वानो वैली पर जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें लेज़र की कोई भी गलती नहीं थी। इस सारी परेशानी की जड़ चैन सियाली था, जो कि अब मर चुका है।
तो क्या आप इस बार उसकी जान को बच सकते हैं? और ऊपर से वो सैंक्लो स्पेशल फोर्स का पुराना मेंबर है और आप फ्यूचर में सैंक्लो स्पेशल फोर्स को संभालने वाले हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले समय में ये कहीं काम आ जाए। तो क्या आप इस बार इसे माफ कर सकते हैं? छोटे डिसाइपल, देख रहा है ना तू, पैट्रिक चू मुझसे तेरी जान की भीख मांग रहा है, तो ले जाओ। क्या तू इस गोल के सामने झुकेगा? सोच समझ कर फैसला कर। ले जाओ बोल रहा होता है, नहीं, कभी नहीं, मैं किसी के सामने नहीं झुकने वाला। मुझे किसी बुड्ढे की जरूरत नहीं जो कि मेरे लिए भीख मांगे। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। हम देखते हैं ले जाओ की बात सुन त्यान सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है, तुम निकम्मे नालायक बच्चे, मिस्टर ली आपने इस घमंडी बच्चे पर ध्यान मत दीजिए। मैं खुद इसके बाप के पास जाऊंगा, वही इसके अगर ठिकाने लगाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी आपसे किसी भी तरह का पंगा नहीं लेगा। तो आप बस इसे इस बार जाने दीजिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि त्यान सिंह और ली फैन दोनों चैन फैमिली में से बाहर जाते हैं, जहाँ त्यान सिंह ली फैन से कह रहा होता है, मिस्टर ली, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चैन फैमिली इस तरह से बदला लेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज शाम सूरज ढलने से पहले चैन फैमिली का नाम उस सिटी से मिटा दूंगा और वानवाली का काम भी फिर से पहले की तरह शुरू किया जाएगा। अब सब कुछ फिर से आपके शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली फैन वानवाली का स्टेशन साइड को देखने आया होता है। वही चुंजे मजदूर को इंस्ट्रक्शन दे के उनसे काम करा रहा होता है। लिफन आसपास का माहौल देखकर सोच रहा होता है। उस घटना के बाद वानवाली का प्रोजेक्ट फिर से पहले की तरह चलने लगा बिना किसी परेशानी के। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल पर सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है कि लीफन, ये मैं हूँ, तुम्हारा डैड। वही इतने दिनों के बाद अपने डैड की आवाज सुन लीफन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने डैड से कॉल पर कह रहा होता है, डैड इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुन मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बताइए डैड, आपने मुझे कॉल क्यों किया? लीफन के डैड कॉल पर बोल रहे होते हैं, लीफन मैं अभी आंट वू के घर पर हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, कुछ है जिस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है डैड, तो मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल को काट देता है और वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है, मेरे डैड और वुसुआंग की मॉम ये दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो जैसे चूजा आए वो सीधा आंट वू के घर पे चले गए। उन्हें भी पता ही नहीं है कि चूजों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कहीं मेरे पहुंचने से पहले उन्हें सब कुछ पता न चल जाए। मुझे जल्दी करनी चाहिए, मैं वहाँ पहुंचने में देरी नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफन आंट वू के घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है, जहाँ आंट वू कह रही होती है कि ली जितो, मुझे बताओ कि मेरी बेटी वुसुआंग तुम्हारी बेटी से शादी क्यों ही करे? तुम्हारा बेटा दूसरी औरतों के साथ मजे करता है, वो भी उन्हीं बेकार औरतों के साथ जिन्होंने की मेरी बेटी वुसुआंग को थप्पड़ मारा था। लीफन के डैड बोल रहे होते हैं कि सुनो, मैं श्योर हूँ कि मेरे बेटे लीफन के पास इस सब का कोई सही सा जवाब होगा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है और तुम ये पहले गुस्सा करना बंद करो। मैं अभी अभी चूजा आया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। लीफन एक निगदी बच्चा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होगा ना तो मैं उससे बात करूंगा। क्या नेक दिल? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बेटा प्ले बॉय निकलेगा। उसने मेरी बेटी को छोड़कर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब ये सब देखकर भी क्या वो आराम से बचकर निकल सकता है? नहीं, आपको इसका जवाब देना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली को मेरी बेटी की जो इज्जत उछली है ना उसका नुकसान भरना होगा, वरना ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा, समझे? पैसे दो बुड्ढे। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे तो मत बात करो मुझसे। फिर हम लीफन को देखते हैं जो कि बाहर सब बातें सुनकर सोच रहा होता है, सच में मेरी सोच बिल्कुल सही थी। वुसुआंग और उसकी माँ मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। उसने जानबूझकर मेरे डैड को एंजू से यहाँ बुलाया सिर्फ ताकि मेरी जेब से पैसे निकलवा सके। मेरी पिछली जिंदगी में उस माँ बेटी ने मुझे इतना तबाह कर दिया था कि मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर तक नहीं बचा था। उसके बाद वुसुआंग ने मुझे एक बेकार चीज की तरह फेंक दिया, जैसे मैं कोई कबाड़ हूँ। इस बात में मेरे अंदर इतनी नफरत बढ़ती है कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। फिर यांगसो ने मुझे जेल भिजवा दिया और मुझे लगा था कि शायद वुसुआंग अपनी सोच बदल देगी, लेकिन जब मैं जेल से निकला तो जो चीज मेरा इंतजार कर रही थी वो थी मेरे डैड की बर्फ से जमी हुई लाश। उस रात बहुत ही तेज बर्फ गिर रही थी जो उस दुनिया के गहरे गुनाह को छुपा रही थी। फिर हम देखते हैं कि लीफन घर के अंदर आ गया होता है। वही आंट वू उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तू ये सब तेरी गलती है लीफन, अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म होती तो तू मेरी बेटी को यूं अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हम देखते हैं लीफन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और जाके अपने डैड को गले लगा लेता है। वही अपने बेटे को अचानक इस तरह से गले लगते हुए देख लीफन के डैड उससे पूछ रहे होते हैं, बच्चे क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? वही लीफन अपने डैड को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है और सोच रहा होता है, मेरी पास्ट लाइफ में मेरा सबसे बड़ा पछतावा था मेरे डैड की मौत। ये दुख मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भर सका, लेकिन अब जब फैमिली बुक ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं अपने डैड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उनका किसी भी तरह की आंच नहीं आने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ढूंढ कर रहूंगा कि पिछली लाइफ में मेरे डैड को मारने वाला इंसान कौन था और इसका जवाब यांगसो में छुपा है, इसलिए मैंने अब तक उसे जिंदा रखा हुआ है। जो उसके पीछे है ना, मुझे उसका पता लगाना होगा
और जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे 1000 गुना दर्द दूंगा। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। ली फैन के डैड बोल रहे होते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें हुआ क्या है, अभी हमें अलग हुए बस 1 महीने तो हुआ है और तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो कि जैसे हमें अलग हुए सालों बीत गए। ली फैन सोच रहा होता है डैड आपके लिए तो बस महीने बीता होगा, पर मेरे लिए तो 10,000 साल बीत चुके हैं। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं मोटरसाइकिल का गॉड किंग बन गया था तब भी एक दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने आपको याद ना किया हो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं फिर कभी आपसे मिल भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में फिर से कदम रखा उसके बाद से आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन बन चुका है। और अब जब मैं आपको देखता हूँ आप कितने बूढ़े लग रहे हैं। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया, ये सफेद बाल, ये झुकी कमर, ये हल्का दर्द जो आपके शरीर में रहता है, ये छोटी छोटी बातें जिन्हें पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। और राइट, तो अब तुम लोगों का हो गया, क्या अभी भी कुछ बाकी है? ली फैन जब तू यहाँ आ गया है तो बता मेरी बेटी ने जो तेरे पीछे इतने साल बर्बाद किए उसका मुआवजा कैसे देगा? बता कितने साल गुजार दिए तूने उसके साथ, इसका हिसाब तुझे देना होगा। ली फैन बोल रहा होता है तो अब तू झूठ को सच बनाकर बता रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। ली फैन के डैड, क्या तुमने अपने बेटे को इसी तरह से बड़ा किया है? तुमने उसे नहीं सिखाया कि बड़े से कैसे बात करते हैं? इस बच्चे में न जरा से भी मेहनत नहीं। ली फैन के डैड उससे बोल रहे होते हैं ली फैन आर्ग्यूमेंट करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है जो कि तुम इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। फिर हम देखते हैं वो लोग शांति से बैठ गए होते हैं। फिर ली फैन के डैड बोल रहे होते हैं समदन जी, मेरी नजर से देखा जाए तो मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि हमारे बेटा और बेटी दोनों एक साथ रहे। आखिर दोनों कॉलेज के क्लासमेट भी तो थे और उनके बीच गहरा रिश्ता भी तो था। ये मुझे समदन जी मत बुलाओ, ये सुनना भी मुश्किल है। तुम्हारा बेटा अब अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहा है, उसके आसपास अब और भी लड़कियां हैं। चूजों की टॉप ब्यूटी ओयांग पाई और चू फैमिली की चू सुलियन, तो अब उस समय बेचारी वुसुआंग की जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारा बेटा पकड़ में जी रहा है, उसकी नजर अब सीधा आसमान को छू रही है। क्या उसने एक बार भी सोचा कि मेरी वुसुआंग क्या महसूस करती है या हमारी फैमिली किस दुख से गुजर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरा बेटा इतना ही स्मार्ट होता तो मैं अब तक उस छोटे से गांव में क्यों ही रहता? शायद आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। समदन जी प्लीज एक बार और सोचिए, ली फैन अभी जवान है, क्या आप उसे एक मौका और नहीं दे सकती? आखिर दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, शायद वो अभी अपनी बातों को सुलझा ले। इतनी छोटी सी बात पर अलग हो जाना तो अफसोस की बात होगी, है ना? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हाँ तो ठीक है, बताइए आपकी क्या कंडीशन है? मेरी बेटी के नाम पर घर खरीदो, बस मेरी यही कंडीशन है। दिखाई दिए ना अपने असली रंग? तूने मेरे डैड को अपने इस गंदे से खेल में फंसाने की हिम्मत कैसे की, जबकि तुझे पता है कि मेरे और वुसुआंग के बीच में कब का ब्रेकअप हो चुका है। जब तुम मुझसे पैसे नहीं निकलवा पाई तो तूने मेरे डैड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तेरी इस बदतमीजी को मैं हल्के में नहीं लेने वाला। तुम और तुम्हारी वो आरामखोर बेटी, तुम दोनों को मैं बताऊंगा कि एक मोटा सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन बिना किसी सबूत के तो मैं भी हाथ नहीं उठा सकता। इससे सिर्फ मेरे डैड मुझ पर नाराज होंगे और मैं अपने डैड को नाराज नहीं करना चाहता। पहले मुझे इन धोखेबाजों का असली चेहरा मेरे डैड के सामने लाना होगा। कोई बात नहीं, हम भी लंबा खेल खेल सकते हैं। इस मोटा सुप्रीम कोर्ट के पास अपना प्लान बनाने का पूरा समय है। आज छोटी छोटी चीटियाँ पछतावे की महफिल शुरू होने वाली है। मैं वाली का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इतना सोच वो बोल रहा होता है, एक घर, बस इतना ही, पूरी की पूरी वाली मेरी है। क्या मुझे कोई घर खरीदने की जरूरत है? कंडोमिनियम हो, महल हो या प्राइवेट सर्विस अपार्टमेंट, ये सब कुछ मेरा है। तो क्या मुझे और कुछ भी खरीदने की जरूरत है? डैड अगर आपको कोई भी घर पसंद आए तो आप बस चुन लीजिए। पूरी वाली में जो चाहिए वो आपका होगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको चुनने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी वाली बस आपके लिए तो खरीदी है। ली फैन, तुम दिन में सपने देख रहे हो या फिर सच में पागल हो? पूरी वाली के विलास तुम्हारे हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम वाली के असली ओनर हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, मैं वाली का असली ओनर हूँ। ली फैन, बस करो ये झूठ पर झूठ बोलना। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए होगे, पर फिर वही हरकतें, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। कितने बेकार इंसान हो तुम। लीजिए, तो जब तुम पहली बार चूजो आए थे तब वाली का 5 सालों से अधूरा पड़ा था। बस अभी हाल ही में एक मिस्टर ओनर ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बना दिया और उस खंडसियाली को जन्नत में बदल दिया। वहाँ दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और मैंने सुना है कि वहाँ सभी हाई एंड विलास और लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। और मैं तो ये भी सुना है कि अंदर 100 से भी ज्यादा मेंशंस हैं और हर एक की कीमत 10 मिलियन से कम नहीं। और तुम्हारा बेटा कह रहा है कि वो वाली का असली ओनर है। उसके पास इतना सब कुछ है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम भी जानते हो कि वो झूठा है। ये तो बस एक घटिया सा मजाक लग रहा है। बेटा, आगे से ऐसी बकवास मत करना। झूठ बोलना बुरी बात है, चाहे फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्यों ना हो। मुझे पता है कि तू कितना कैपेबल है। तुझे अपनी औकात दिखाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इतना कहने के साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपए उधार लेके आया था, जिससे मैं वुसुआंग के लिए ज्यादा बड़ा तो नहीं, पर शायद एक छोटा सा घर तो खरीद ही सकता हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफेन और उसके डैड दोनों आर्टवुक के घर के बाहर आ गए होते हैं, जहाँ लीफेन अपने डैड से कह रहा होता है, डैड मैं बदल चुका हूँ, अब मैं आपका वो बेटा नहीं रहा जो कि 1 महीने पहले हुआ करता था। तो चलिए डैड, आज रात आपके लिए मैं एक 5 स्टार होटल अरेंज कर देता हूँ। तू जानता है ना, मुझे फैंसी सैंसी चीजें पसंद नहीं। कैसा 5 स्टार होटल, मैं यही होटल में रहूंगा। लीफेन तुझे चूजा ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो तेरी सैलरी भी ज्यादा नहीं होगी, तो अपने लिए थोड़ा पैसा बचा कर रखना सीख। ऐसे 5 स्टार होटल में पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं, समझा? ज्यादा खर्चा मत कर। वही लीफेन सोच रहा होता है, नहीं मैं भी सच नहीं बता सकता, जब डैड ऐसी जिद पर आ जाए तो उनको समझाना मुश्किल होता है। मुझे वक्त देना होगा, उन्हें खुद से देखने दो कि अब मैं कौन हूँ, समय सब कुछ साफ कर देगा। तभी लीफेन के फोन पर जुंजे का कॉल आता है। जुंजे कॉल पर कह रहा होता है, लीफेन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ, ये अर्जेंट है। लीफेन कह रहा होता है, ठीक है जुंजे, मुझसे जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। डैड मुझे अर्जेंटली वानवैली जाना होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए, तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बस मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। फिर लीफेन के डैड उसे टपली मारते हुए कह रहे होते हैं, लीफेन अब नाम वुसोंग के घर पर नहीं है, तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं, समझे? और अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ गेड़िया मारने जाना ही है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। पता नहीं कहाँ से तूने झूठ बोलना सीख लिया, मैंने तो तुझे ये सब कभी नहीं सिखाया था। लीफेन बोल रहा होता है, डैड मैं आपको कैसे समझाऊं, ये बातें 2-3 सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती, आप ना वेट कीजिए, आप जल्दी सब कुछ खुद से समझ जाएंगे। और डैड में जाने से पहले आपको बता रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन माँ बेटे की जान में बिल्कुल मत फंसना, आप उनके लिए कोई भी घर नहीं खरीदेंगे, समझ गए ना आप? लीफेन के डैड बोल रहे होते हैं, ठीक है मैं समझ गया। और वो मन में सोच रहे होते हैं, बेवकूफ लड़के, तुझे लड़के पटाने की ABCD भी नहीं आती, सिंसेरिटी दिखानी पड़ती है, तभी कोई लड़की तेरे साथ आने के लिए राजी होगी। पता नहीं तूने वुसोंग के साथ इतना बैर क्यों रखा है, समझ नहीं आता इतना नादान क्यों है तू। पर तू चिंता मत कर, तेरा बाप सब कुछ ठीक कर देगा। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, कभी भी उनके दिल को नहीं तोड़ते। तो इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।